हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी टारगेट बैच में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ढेर सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अपने पीवाईक्यूज की, जो कि आईआईटी एडवांस में पहले आ भी रहे हैं। और उनको देखते हुए हम लोग ये भी सीखेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या क्या होंगे और हम कितना टाइम किसी क्वेश्चन में ले सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि परमाणु का थॉमसन मॉडल सही होता तो रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग का परिणाम होता। सभी अल्फा कण, ठीक है, 180 से वापस लौट आते हैं। सभी अल्फा कण कोनों से विस्तृत परास पर विक्षेपित होते। सभी अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से गति से कमी के बिना गुजर जाते और अल्फा कण गति से कमी के साथ छोटे छोटे विक्षेपित होकर स्वर्ण पन्नी से गुजरते। देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि जो थॉमसन मॉडल है, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि थॉमसन मॉडल अगर सही होता तो क्या होता। तो थॉमसन मॉडल में अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। थॉमसन मॉडल में परमाणु को ऐसे माना गया था कि परमाणु एक रिजिड ही भाग है, उसमें कोई खोखला भाग नहीं है। जैसे ये परमाणु हो गया, अब परमाणु के अंदर दो भाग माने गए थे बेटा। एक भाग तो वो था जो हमारे पास रेड कलर का था, मतलब तरबूज की तरह, ठीक है, वाटरमेलन की तरह कंसिडर किया था। और भाई ये भी बोला गया था कि इसके अंदर जो है कुछ जो है हमारे पास काले काले बीज होते हैं बेटा। जैसे कि आप लोगों ने देखा वाटरमेलन के अंदर या फिर तरबूज के अंदर इस तरह से काले काले बीज होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को माना गया था। और यह बोला गया था थॉमसन मॉडल में कि थॉमसन मॉडल में पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो चारों तरफ बराबर जो है विद्यमान है, चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ है। इसका मतलब है कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु जो है वो एक ठोस रिजिड है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। अगर ऐसा होता कि हर जगह से ये बराबर होता और हम अल्फा कणों की बमबारी करते, तो सीधी बात है अल्फा कण क्या होते, पॉजिटिव चार्ज को देखते और वापस लौट आते। बिकॉज थॉमसन मॉडल के अंदर जो लाल भाग होता है वो एटम के यानी परमाणु के पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश को रिप्रेजेंट करता था। तो इनकी बात बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर ऐसा होता या सही मानते तो सभी अल्फा कण 180 डिग्री से वापस लौट आते। ये बात जो है बेटा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी वाले को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई? तो भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था हमें। अब 1 मिनट दो भाई, पानी पीने पहले। देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा जो है कारण यानी रीजन है, और हमें बताना है कि भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से धातु की सतह पर जब प्रकाश पुंज जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होती है, जैसे ही टकराता है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। क्या ये बात सही है? आप लोग जानते होंगे बेटा, अगर मेरे पास मान लो धातु की कोई सतह है बेटा, क्या है मेरे पास धातु की कोई सतह है और हमारे पास यह है आपतित किरणन का प्रकाश जिसकी कोई ना कोई एनर्जी होती है। और आपको यह भी पता होगा कि जहां पर जो इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं इनको निकालने के लिए एक दहली आवर्ती या दहली ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमारे पास आपतित प्रकाश की ऊर्जा इन दहली आवर्ती से यानी इनसे जो जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा हुई, तो फिर जो अतिरिक्त भाग होता था बेटा इसका, वो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता था और बेटा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाया करती थी। ठीक है। फिर दूसरा लिखा है कि जब किसी ऊर्जा का फोटोन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होती है। देखो, जब किसी ऊर्जा का फोटोन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होती है। बिल्कुल होती है बेटा, क्योंकि जब आने वाले प्रकाश के फोटोन की कोई ऊर्जा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, उसको बाहर निकाल देगा। फिर जो बची हुई ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगी। तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी बढ़ा रही है बेटा। तो यहां पर हम कहेंगे बेटा कि दोनों ए तथा आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो, स्पष्टीकरण तो गलत है, मतलब एक तरीके से ये तो सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं। दोनों ए तथा आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। और सी को जो है आप लोग टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे बेटा, ठीक है जी। अब देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, प्लेटिनम धातु के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए फोटोन द्वारा धारण की जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है,
और प्लेटिनम की दहली आवर्ती दे रखी है इतनी। तो यहां पर सिर्फ ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग समझिएगा, अगर हमारे पास, ठीक है, हमारे पास प्लेटिनम की कोई धातु है और इस पर कोई बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़े हुए हैं, तो आपको बेटा याद होगा कि भाई धातु की सतह से जो न्यूनतम ऊर्जा निकालने के लिए हमें वो आवर्ती आवश्यकता होती है उसको हम दहली आवर्ती कहते हैं, और जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम दहली ऊर्जा कहते हैं। अगर मान लो आपने आपतित प्रकाश की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा दिया, दहली आवर्ती से बढ़ा दिया, तो उसका जो एक्स्ट्रा भाग होता है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। पर यह बात क्लियर है कि भाई मिनिमम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर इन्होंने मिनिमम के बारे में बात करा गया है कि कितनी ऊर्जा चाहिए। तो जब हमारे पास दहली आवर्ती इन्होंने दे रखी है 1.6 गुणा 10⁻15 सेकंड इनवर्स तथा प्लैंक नियतांक दे रखा है, तो हम लोग ऊर्जा निकालेंगे। और हम लोगों के पास उस फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का एक सूत्र होता है आवर्ती के सापेक्ष में कि ई नोट बराबर एच न्यू नोट। अब एच का मान कितना होगा बेटा हमारे पास 6.6 गुणा 10⁻−34। और भाई आवर्ती हमें दे रखी है बेटा कितनी 1.3 गुणा 10⁻15। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे 6.6 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपके पास जो मान आने वाला है भाई उसको देखते हैं हम कि भाई 6.6 गुणा 1.3, तो ये आया हमारे पास 8.58। अब 10 की घात की अगर हम बात करें तो यहां पर 34 है बेटा, यहां 15 है, तो -19 होना चाहिए जूल, कि इतनी ऊर्जा होनी चाहिए 8.58 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो देखो भाई ऐसा आंसर हमारे पास विकल्प सी में मौजूद है। आपको लग रहा होगा सर जी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान आते हैं क्या, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे देखे बहुत आसान थे। तो आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आईआईटी एडवांस के लिए अच्छा साबित होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है और कभी कभी वो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, कभी कभी 2 नंबर का होता है और कभी कभी 3 नंबर का होता है। पर अगर क्या आपने किसी भी क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस किया, अच्छे से समझने की कोशिश करी, तो ये गारंटीड है कि आप लोगों का जो है क्वेश्चन है वो बन जाएगा और आपको 100% वो है नंबर बिना नेगेटिव मार्किंग के दे के जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है, यदि लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से विकिरण विकिरित होने पर एक धातु की सतह से निकले हुए तीव्रतम इलेक्ट्रॉन का संवेग p है, तो प्रकाशित इलेक्ट्रॉन के 1.5 संवेग के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होगा। और मान लीजिए कि निष्कासित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसके कार्यफलन की तुलना में बहुत कुछ होती है। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या है कि मैं आप लोगों को गतिज ऊर्जा और संवेग में एक रिलेशन समझाऊंगा, उसके हिसाब से आप लोगों को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं बेटा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का एक सूत्र होता है 1/2 mv², राइट, 1/2 mv²। तो हम लोग ये बात जानते हैं बेटा, अगर मैंने इधर भी द्रव्यमान से गुणा कर दिया और इधर भी द्रव्यमान से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 द्रव्यमान गुणा काइनेटिक एनर्जी का वर्ग। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि द्रव्यमान गुणा वेग जो है वो हमारे पास संवेग कहलाता है, इसका गुणनफल। तो जहां mv है वहां पर आप क्या रख सकते हो बेटा, p रख सकते हो। तो यहां से द्रव्यमान गुणा काइनेटिक एनर्जी 1/2 और यहां पर संवेग का क्या हो गया बेटा, वर्ग हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो संवेग में आया बेटा वो आया 1/2m और यहां पर लिख दोगे आप p², क्योंकि p² एज इट इज था। तो हम यहां पर कहेंगे बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से ये हमारे पास एक सूत्र है, काइनेटिक एनर्जी जो है संवेग के वर्ग के बराबर बटे 2m होती है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि बेटा आपतित प्रकाश की ऊर्जा जो होगी यानी ई टोटल अवस्था 1 में वो होगी वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन प्लस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब क्योंकि उसने ये बोला है कि मान लीजिए कि निष्कासित प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में, तो इसको आप इसमें जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हमने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया, जीरो मान लिया, नगण्य कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल ऊर्जा हुई बेटा वो हमारे पास काइनेटिक ऊर्जा के बराबर हो गई। अब जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है उसको तरंग दैर्ध्य में हम लिखेंगे तो hc/λ ऐसे लिखेंगे बेटा, और यहां पर जो गतिज ऊर्जा होगी उसको लिख देंगे हम लोग p² बटे 2m।
तो ये हमारे पास एक समीकरण होगी बेटा hc बटे लैम्डा पी स्क्वायर बटे 2m। अब देखते हैं भाई आगे कहानी। अवस्था 2 में, ठीक है, अवस्था 2 में जब तरंग दैर्ध्य, मान लो हमने तरंग दैर्ध्य जो कि हमें निकालना है, हमने लैम्डा 2 मान लिया, और संवेग जो दे रखा था बेटा इस बार नए वाला संवेग वो था 1.5 पी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा 3/2 पी के बराबर, ठीक है। 1.5 का मतलब हो गया 3/2 पी के बराबर लिख सकते हैं भाई। अब जरा देखो बेटा यहां पर एक छोटी सी बात का ध्यान से देखिएगा। वापस से जब हम यहां पर वही प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि जो ई टोटल है वो हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। वर्क फंक्शन इस बार फिर से हमने नगण्य मान लिया क्योंकि उसने बोला हुआ है, और यहां पर जब आप लिखोगे hc बटे लैम्डा 2 बराबर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा क्या कि संवेग का स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 2m, लेकिन इस बार संवेग जो है बेटा वो 3/2 पी है, तो जहां पी है वहां पर आप 3/2 रख दोगे। अगर आपने यहां पर पी ऐसे माना हुआ था तो hc बटे लैम्डा स्क्वायर संवेग के स्थान पर आप रख दोगे 3/2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 9/4 पी स्क्वायर इंटू में 2m, राइट बेटा। अब यहां पर जो हमने पहले समीकरण पढ़ी थी उसमें पी स्क्वायर बटे 2m जो है वो hc बटे लैम्डा के रूप में था, ठीक है, hc बटे लैम्डा। तो यहां पर आपने hc बटे लैम्डा 2 रखा, यहां पर 9/4 रखा, और पी स्क्वायर बटे 2m किसके बराबर है बेटा hc बटे लैम्डा के, तो यहां पर रख दिया आपने hc बटे लैम्डा के, hc बटे लैम्डा के। तो आप देखो बेटा यहां पर सबसे पहले आप जब यहां पर कैलकुलेशन करोगे तो hc से तो बेटा hc कट गया, ठीक है, और बस और क्या रह गया कि जो नया लैम्डा आया है भाई, लैम्डा 2 जो आया है इसको आप इधर लेके जाओगे तो 1/λ2 बराबर आ गया 9/4 लैम्डा के। व्युत्क्रम करोगे तो लैम्डा 2 बराबर आएगा 4/9 लैम्डा के। लैम्डा 2 जो आया है वो हमारे पास 4/9 लैम्डा के बराबर आया बेटा। तो कहीं दे रखा है कि 4/9 लैम्डा, तो आप कहोगे सर ये तो दे रखा है हमें विकल्प डी में, तो विकल्प डी वाले को हमें टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन था इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ था। कार्यफलन का यहां पर यूज नहीं करना था क्योंकि माना था हमने कि जो निष्कासित प्रकाश की गतिज ऊर्जा है उसका मान बहुत ज्यादा है, तो जब हम बड़ी मान में कोई छोटा मान जोड़ते हैं तो छोटे मान को हम नगण्य कर देते हैं, ठीक है। तो वही करते हुए हम लोगों ने फाइनल आंसर जो है अपना निकाल लिया। अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा ग्राफ आपतित प्रकाश और धातु सतह की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध को नहीं बताता है। आप लोग जानते होंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी ऑफ लाइट की, देखो अगर मान लो हमारे पास धातु की कोई सतह है बेटा और इस पर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है जिसका कार्यफलन 5 है, अगर मैं आपतित प्रकाश की ऊर्जा 10 जूल की डालता हूं तो 5 तो बेटा जिसको निकालने में खर्च होगी, लेकिन जो गतिज ऊर्जा होगी वो किस में हो जाएगी बेटा 5 में खर्च हो जाएगी, मतलब 5 निकलेगी। अगर मैं 15 जूल डालता तो 5 यहां खर्च होती, तो गतिज ऊर्जा उस टाइम पर क्या होती बेटा 10 होती। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी एक लेवल के बाद, मतलब कार्यफलन के बाद, क्योंकि जब तक वो कार्यफलन के बराबर नहीं होगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो उसके बाद गतिज ऊर्जा जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो ये वाला जो ग्राफ है बेटा जी, ये ग्राफ हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे जैसे एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये पॉइंट जो है बेटा ये आपका दहली ऊर्जा या कार्यफलन को निरूपित करता है। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ध्यान रखना जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट इसके केंद्र से नहीं स्टार्ट होती। आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ पढ़ा होगा कि जब हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पढ़ते हैं तो वो भी ऐसा होता है, और ये जो पॉइंट है ये दहली फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति को निरूपित करता था। तो ये केंद्र से होकर जा रहा है बेटा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब इन्होंने पूछा कि कौन सा संबंध सही नहीं है, तो बेटा एक तरीके से सही यही नहीं है, तो आप लोग जो है बेटा सी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। फिर आता है बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी क्या उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
बढ़ेंगे। देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती, मतलब ज्यादा फोटोन होते तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। तो यहां पर कहा है कि एक बार आप लोगों ने, ठीक है, एक बार आपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए, फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाते रहे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। भले ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन नंबर उनके हमेशा सेम रहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई अगर हमारे पास कोई किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी के 10 फोटोन आए हैं तो उससे 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी को आप 10 से 15 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, तो बेटा उससे गतिज ऊर्जा तो बढ़ सकती है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये वाला जो ग्राफ होगा बेटा, ये भी क्या हो गया हमारे पास, सत्य हो गया। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर नहीं करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है ज्यादा फोटोन का आना। जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर उसका मतलब यह नहीं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा होंगे। तो यह भी क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा जी, सत्य हो जाएगा। तो हमसे पूछा था गलत आंसर, तो गलत आंसर होगा इसका विकल्प सी, जो कि आपको सी ऑप्शन में टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा है यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ए नोट है तो थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। थर्ड कक्षा में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। देखो बेटा, आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी डी ब्रोगली का नाम आता था और बोहर मॉडल का नाम आता था, तो बोहर मॉडल और डी ब्रोगली के अंदर हम लोग एक तो बोहर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा करते थे और डी ब्रोगली की समीकरण का प्रयोग करते थे। तो हम यहां पर कहेंगे भाई डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली समीकरण क्या थी बेटा, डी ब्रोगली समीकरण थी लैम्डा बराबर होता था h बाय एम वी, h बाय एम वी, यही होता था बेटा। अब यहां पर हमारे पास इसको हमने समीकरण मान लिया, लैम्डा बराबर प्लैंक नियतांक बटे एम वी। अब जब हम यहां पर बोहर का दूसरा वो लेंगे तो हम लिखेंगे भाई यहां पर बोहर का सेकंड पोस्टुलेट या भाई सेकंड अवधारणा। और सेकंड अवधारणा में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर काटता है, उस कक्षा में चक्कर काटता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग h/2 पाई के मल्टीपल इंटीजर होता है। यानी कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है बेटा, mvr, और h/2 पाई के मल्टीपल इंटीजर होता है। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, जरा ध्यान से देखना, और कक्षा का नंबर भी दे रखा है क्या बेटा जी, थर्ड दे रखा है। और प्रथम कक्षा का जो हमारे पास ये दे रखा है बेटा त्रिज्या, वो दे रखी है ए। तो यहां पर हमारे पास इसको आप लिखोगे ऐसे करके, ब्रज गुणा करके 2 पाई आर एक तरफ ले लो भाई, 2 पाई आर h/mv, और इनटू में n ले गए, 2 पाई आर h/n में इधर ले गए। तो ये जो h/mv है किसके बराबर होगा बेटा, लैम्डा के बराबर। और आप लोग ये भी जानते होंगे त्रिज्या का सूत्र होता था हाइड्रोजन के लिए 0.53 n स्क्वायर, 0.53 n स्क्वायर ये होता था। लेकिन यहां पर 0.53 जो है वो प्रथम कक्षा की त्रिज्या हुआ करती थी। तो यहां पर जो ये नियतांक है 0.53, ये ए नोट दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर ए नोट इंटू में एन स्क्वायर। तो हमने आर के स्थान पर रख दिया बेटा 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर, यहां लैम्डा है और यहां पर आ जाएगा बेटा एन, एन से क्या हो गया बेटा, कट गया, तो लैम्डा का सूत्र आ गया 2 पाई ए नॉट इंटू में एन, 2 पाई ए नॉट इंटू में एन। अब देखो बेटा कौन सी कक्षा में वो डी ब्रोगली की बात कर रहा है, थर्ड कक्षा में। तो जहां पर एन है वहां पर आप क्या रख दोगे बेटा, थर्ड रख दोगे। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 पाई ए नॉट इंटू में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई ए नॉट। तो 6 पाई ए नॉट कहां दे रखा है बेटा, विकल्प सी में। तो आप विकल्प सी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। राइट भाई, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना व्यस्त करते हुए, मतलब बेकार करते हुए। इन्होंने कहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, बोहर सिद्धांत लिथियम प्लस आयन के स्थायित्व और रेखा स्पेक्ट्रम के लिए उत्तरदायित्व है, ठीक है, और लिथियम प्लस आयन के, ठीक है, बोहर सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में
उपस्थित में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपट्टन को स्पष्ट रूप से असफल रहा है। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखना बेटा, बोहर सिद्धांत लिथियम प्लस, अगर आप लिथियम प्लस की बात करोगे तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा टोटल? लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, 1s2 और 2s1, और लिथियम प्लस में क्या होंगे बेटा 1s2। अब बात यह है कि जो बोहर का मॉडल था, ध्यान रखना आप लोगों को, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि बोहर सिद्धांत केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मान्य था या फिर वैलिड था, या वैलिड है। अब यहां पर इसमें तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा क्या हो गई, असत्य हो गई। फिर आप लोगों ने बोहर मॉडल की ना कमियां पढ़ी होगी, जिसको हम जीमान इफेक्ट भी कहते हैं और स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं, कि बोहर मॉडल के अंदर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो छोटी छोटी लाइनों में विपाटित हो जाती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र वाले जो इफेक्ट को हम जीमान इफेक्ट कहते थे, और विद्युत क्षेत्र वाले को हम स्टार्क इफेक्ट कहते थे। तो यहां पर कहा है कि बोहर सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को स्पष्ट करने में असफल रहा है। सही बात है, ठीक है। और यही तो हमारे पास क्या था बेटा, जीमान इफेक्ट था, यही हमारे पास क्या था बेटा, जीमान प्रभाव था। तो एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सत्य है कि हाँ भाई सही है कि बोहर मॉडल उसका जो है समझा नहीं पाया था। तो जो हमारे पास पहले वाली स्टेटमेंट है वो तो है हमारे पास गलत, और दूसरे वाली जो है वो सही है। तो इन्होंने लिखा है कि बेटा दोनों कथन एक तथा कथन दो सही है, तो हम कहेंगे नहीं, कथन एक सही है तथा कथन एक सही है ही नहीं। दोनों कथन एक तथा कथन दो गलत है, दोनों गलत नहीं है। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी, डी होगा। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। तो आप डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि एक परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार गुणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन के वेग का परिणाम नाभिक पर उपस्थित धनावेश के में कमी के साथ बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे नहीं रहते। आप लोगों को अगर मैं वेग का सूत्र बताऊं बेटा, तो वेग का सूत्र होता है 2.18 गुणा, ठीक है, 2.18 गुणा 10 की घात, ये होता था भाई 6 10 की घात 6 इंटू में Z/N ऐसे होता था। अब यहां पर नाभिक पर आवेश बढ़ेगा, मतलब Z का मान बढ़ेगा। Z का मान बढ़ेगा तो बेटा वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं बेटा कि जैसे जैसे, यहां पर लिख देता हूं मैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, तो दूर जाने पर ना एक चीज होगी बेटा, एक तो नाभिक का आवेश उस पर कम लगेगा, और दूसरा उसकी कक्षा भी बढ़ेगी। तो कक्षा बढ़ेगी तो बेटा वेग क्या होगा, कम, और आवेश घटेगा तो भी बेटा जी वेग क्या होगा, कम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है वैसे वैसे उसका वेग घटता है। तो यहां पर कहा गया है कि एक परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार गुणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन का वेग का परिमाण नाभिक पर उपस्थित धनावेश में कमी के साथ बढ़ता है। तो अगर बेटा Z का मान बढ़ता तो वेग बढ़ता। तो इन्होंने कहा कि धनावेश पे अगर हम कमी कर देंगे तो वेग बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा होगा कि Z का मान आपने कम कर दिया और वेग बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारे पास एक गलत कथन है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, एक परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार गुणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण मुख्य क्वांटम संख्या में कमी के साथ बढ़ता है। अगर हमारे पास n का मान छोटा होगा, ध्यान रखना, तो वेग इसके क्या हो गया बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर कम करोगे तो वेग बढ़ेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, सही हो गई, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, कथन एक गलत परंतु कथन दो सही, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा जी ए ही हो जाएगा।
कथन एक सही परंतु कथन दो गलत, ये भी गलत हो गया। दोनों कथन सही नहीं है और दोनों कथन गलत भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका ए होगा। इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है, राइट। अब देखिए बेटा आगे कहानी। अगला क्वेश्चन जो होगा इसको देखते हैं। यहां पर कहा गया है बोहर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य, ठीक है, और एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिकरण में आवर्ती, ठीक है, और भाई इलेक्ट्रॉन पर कुलाम्बिक आकर्षण ये भी दे रखा है, और भाई नीचे गए विकल्पों में सर्वाधिक सही उत्तर चुने। देखते हैं भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/2, ठीक है, 1/2 Z² n में लिखना है ना भाई। तो आप लोगों को एक आइडिया होगा बेटा कि गतिज ऊर्जा और टोटल ऊर्जा में एक संबंध होता था, वो होता था माइनस के ई टोटल, ये टोटल ऊर्जा। और आप लोग टोटल ऊर्जा का एक सूत्र जानते होंगे कि टोटल ऊर्जा का एक सूत्र होता था, ठीक है, और वो क्या होता था बेटा? माइनस के 13.6 Z²/n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में हुआ करता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में, बोहर मॉडल के अनुसार। तो जहां पर ई टोटल लिखा है वहां पर आप क्या लिख दोगे बेटा? माइनस के 13.6 बटे ये प्लस हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस तो बाहर था ही, माइनस के 13.6 Z²/n²। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो हमारे पास 13.6 Z²/n²। तो अब देखो बेटा यहां पर जब आप 13.6 है क्या नियतांक है, तो यहां से एक बात तो सीधी निकल गई कि जो हमारे पास गतिज ऊर्जा होगी बेटा वो हमारे पास समानुपाती होगी Z²/n² के। यानी ये स्टेटमेंट तो बेटा क्या होगी हमारे पास? सही हो गई। तो भाई ये हमारे पास सही है, ठीक है, मतलब ये हमने सही मान ली कि सही है। और हमें यहां पर भी बताना सही कौन सा है। तो जिसमें ए है वो आंसर हो सकते हैं बेटा ए, सी और बी। अभी डी तो हमारे यहां से गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेग तथा मुख्य क्वांटम संख्या n का गुणनफल, ठीक है, Z² के बराबर होता है। आप अगर ध्यान से देखो जब वेग का फॉर्मूला निकालोगे तो हमारे पास 2.16 या 1 जो भी कांस्टेंट होता है ना 2.18 इंटू 10⁻⁶, और यहां पर Z/n होता है बेटा। अब इसका जब आप ब्रज मल्टीप्लाई करोगे तो v गुणा n, यानी वेग गुणा मुख्य क्वांटम संख्या, यहां पर एक नियतांक आ गया 2.18 गुणा 10⁶ इंटू में z। तो बेटा v गुणा n का ये जो है बेटा हमारे पास समानुपाती होगा किसके? z के बराबर। यहां कितना दे रखा है बेटा? Z² के बराबर। यहां पर क्या दे रखा है बेटा? Z² के बराबर। तो क्या इसका आंसर बी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वैसे बी में दे भी नहीं रखा। अब यहां पर कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन का कुलाम्बिक, पहले सी देख लेते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिकरण की आवृत्ति बतानी है, क्या होगा भाई? देखो बेटा आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास आवृत्ति होती है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? चक्कर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? टाइम का इन्वर्स करना है हमें। तो सबसे पहले आवृत्ति जो होगी यहां पर, कहां बताऊं, यहां पर आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति होती है 1/टाइम, क्योंकि उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। अब जब आप टाइम निकालोगे तो मान लो कोई हमारे पास नाभिक है, इलेक्ट्रॉन उसका एक चक्कर काट रहा है बेटा, तो आप लोगों को पता होगा चाल बराबर या वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल बराबर किसके होती है बेटा? दूरी बटा समय, यही होता है। तो जब आप समय निकालोगे दोस्तों तो हमारे पास दूरी बटे चाल ये होगा, दूरी बटे चाल ये होगा। अब दूरी कितनी होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन जब एक पूरी का पूरा चक्कर काटेगा तो वो होगी बेटा इसकी परिधि के बराबर 2πr के बराबर। और चाल किसके बराबर होगी बेटा? वेग, ऐसे लिख दोगे आप। तो यहां पर आपने लिखा भाई 2π इंटू में r का सूत्र होता है a0, हमने a मान लिया कांस्टेंट होता है, n²/z। चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों r का फॉर्मूला होता है a0 n²/z किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। ये 2 नहीं है, ध्यान रखना भाई, ये z है,
इसको जेड सही से बना लेना, जेड है ये, ठीक है। तो हमने आर के स्थान पर रख दिया बेटा ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड। अब वेग का सूत्र आप लोगों ने लिखा था, वेग का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि हमारे पास एक कांस्टेंट था इनटू में जेड बटे एन था। तो भाई यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जहां वेग है इसकी जगह पर क्या लिख दोगे के जेड इंटू में एन। तो हमने यहां पर लिख दिया बेटा के इंटू में जेड और एन चला जाएगा ऊपर क्योंकि जेड बटे एन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई समय 2 पाई ए नॉट के, ये तो एक कांस्टेंट हो गया भाई, ऊपर हो गया एन की पावर 3 और नीचे हो गया जेड का वर्ग, ठीक है। अब यहां पर आवर्ती हमें ज्ञात करनी थी, तो आवर्ती हो गई 1/टाइम और ये हमारे पास क्या निकल गया बेटा, टाइम ही तो निकल के आया। तो हमने यहां पर कांस्टेंट को ऐसे लिख दिया भाई कि 2 पाई ए नॉट ऊपर के हो गया, ठीक है, और जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया बेटा। तो ये तो पूरा कांस्टेंट हुआ ना भाई। तो आवर्ती एक तरीके से क्या हो गई बेटा, आवर्ती यानी 1/टाइम समानुपाती होगा किसके, जेड स्क्वायर बटे एन की पावर 3। समझ में आई बात या नहीं आई, जेड स्क्वायर बटे एन की पावर 3। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की परिकरण की आवर्ती दे रखी है जेड की पावर 3 एन की पावर 3। तो बेटा जेड स्क्वायर होना चाहिए था ऊपर और एन की पावर 3 क्या हो गया, ये सही है, ऊपर वाला गलत है। तो हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट को क्या कह देंगे बेटा, गलत कह देंगे। अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर कूलम्बिक आकर्षण का बल जो है वो जेड की पावर 3 और बेटा ये होता है एन की पावर 4 होता है। तो आप लोगों को एक आइडिया होगा भाई जब हम कूलम्बिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब हम कूलम्बिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना भाई, हमें नाभिक के अंदर का जो चार्ज होता है वो होता है जेड ई और बाहर जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो सिर्फ होता है ई। तो हमारे पास कूलम्बिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं बेटा हम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर Q1 का मान कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई हमारे पास Q1 का मान आ गया जेड ई और इनटू में ई अपॉन में आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जेड ई स्क्वायर, ई भी क्या हो गया बेटा हमारे पास कांस्टेंट थी, तो ई स्क्वायर इधर लिख दिया हमने, जेड इधर लिख दिया। अब जो आर है ना, आर का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर बटे जेड। तो जहां आर है वहां पर ये रख दोगे तो हमारे पास ए का वर्ग हो जाएगा ए नॉट का वर्ग, एन की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, और जेड का वर्ग करोगे तो जेड की पावर ऊपर चली जाएगी वर्ग करके ऊपर। तो टोटल इतना हिस्सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कांस्टेंट है बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो समानुपाती हो जाएगा किसका बेटा, जेड की पावर 3 और नीचे एन की पावर 4। तो देखते हैं भाई जेड की पावर 3 और एन की पावर 4 दे रखा है क्या। तो इलेक्ट्रॉन पर कूलम्बिक आकर्षण जेड की पावर 3 एन की पावर 4 के वो है समानुपाती है। तो हम लोगों ने भी क्या करा बेटा, इनके वैल्यू रखी, आर का मान रखा, जेड की पावर 3 एन के पावर 4 आ गया बेटा। तो हम कहेंगे भाई ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यही थी क्या, रुको रुको भाई ये वाली नहीं थी, माफी 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 दोस्तों, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई हम दिए गई 4 स्टेटमेंट में से या जो 4 रिलेशन थे उन 4 रिलेशन में से कितने रिलेशन हमारे करेक्ट हैं। तो ए वाला भी करेक्ट है और डी वाला भी करेक्ट है, इसीलिए आप विकल्प ए को टिक करोगे और बाकी हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन था ये। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लॉजिक लगाना आता है और क्वेश्चन को करना आता है तो गारंटेड बात है कि आप इसका सही आंसर निकाल लोगे। ठीक है भाई, चलिए बेटा अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, सेम टू सेम देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामण श्रेणी दे रखी है। तो RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1 से लेकर 4th में सही कथन आपको बताना है। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती है श्रेणी में रेखाएं अभिसरित होती हैं। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती है बेटा, अभिसरित थोड़ा सा मेरे लिए हिंदी का शब्द है और मेरे लिए थोड़ा खतरनाक सा शब्द है, तो इसका मीनिंग मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे और ये आपको मैं होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को देने वाला हूं। लेकिन समझना पूरा ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, पूरा समझाऊंगा, बस स्टेटमेंट 1 को नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये मेरे को थोड़ा दिमाग से आउट है।
जब बामर श्रेणी की बात करें तो पूर्णांक n1 और n2 के बराबर है। ध्यान रखना बेटा, जब बामर श्रेणी की बात करते हैं तो बामर श्रेणी का अर्थ होता है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, वो कहीं से ऊपर से कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, ठीक है, चाहे n बराबर 3 से आए या n बराबर इनफाइनाइट से आए, तो ठीक है, चाहे ऐसे आए और चाहे बेटा ऐसे आए। जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड कक्षा में आपतित होता है, आता है उत्सर्जित ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए, तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बामर श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर एक इतनी बात तो क्लियर है कि n1 और n2 का मान, n1 n2 का मान बराबर तो नहीं होता, क्योंकि अगर n1 और n2 का मान बराबर हो गया बेटा तो फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर तो इलेक्ट्रॉन ने कोई रेखा दी ही नहीं, तो फिर उसकी तरंग संख्या ही 0 हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये हमारे पास हो गई गलत, और हमें बताना है कि भाई बामर श्रेणी के लिए सही कौन सी है। तो जहां पर सेकंड आ रहा होगा वो तो आपको सही मतलब नहीं लेने हैं, तो यहां पर भी सेकंड आ रहा है बेटा, यहां पर भी सेकंड आ रहा है, तो ये तो आप नहीं लोगे, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। और फोर्थ आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फोर्थ इसमें भी है, फोर्थ इसमें भी है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे दीर्घतम तरंग दैर्ध्य की रेखाएं n2 बराबर 3 के अनुरूप होती है। देखो बेटा, आप लोगों को याद होगा कि यहां पर जो लिमिटिंग रेखाएं होती थी, यानी ये इसकी हम अल्फा रेखा कहते थे जब हम 3 से 2 में आते थे। अगर मान लो n बराबर 4 होगा तो बेटा जो 4 से 2 में आती है वो बीटा रेखा होती थी। अब यहां पर जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या है बेटा, मिनिमम है, और अनंत से 2 के अंदर ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग ये बात जानते हैं बेटा कि एनर्जी का एक सूत्र होता है hc बटे लैम्डा। जहां पर ऊर्जा कम होगी वहां पर तरंग दैर्ध्य क्या होगा बेटा जी, ज्यादा होगा, है ना। तो आप ये सोचे कि ऊर्जा का जो गैप है वो मिनिमम कहां पर है, तो आप कहोगे 3 से 2, तो यानी जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो ये कह रहा है कि दीर्घतम तरंग दैर्ध्य की रेखाएं n2 बराबर 3 के अनुरूप होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, सही हो गया। तो जिसमें थर्ड है वो भी करेक्ट है, यानी फोर्थ भी करेक्ट है, थर्ड तो खैर को बना गया। अब फर्स्ट और सेकंड जो है बेटा ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, और आप लोग मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अभिसरित है इसका मतलब क्या है, और इसके बेसिस पे ही जो भी करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ए या बी में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन की तलस्थ अवस्था की ऊर्जा, तलस्थ अवस्था का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम प्लस की आयन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या होगी। देखो बेटा, सबसे पहले हम आपको बताएं, हीलियम प्लस एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो उत्तेजित अवस्था और कक्षा में संबंध होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया भी था क्लास के अंदर, तो ये नोट पॉइंट है, अगर आपको नहीं पढ़ाया होगा तो मैं बता देता हूं, ठीक है। उत्तेजित अवस्था या फिर कक्षा की बात करें, कक्षा यानी n बराबर होगी उत्तेजित अवस्था जो भी दे रखी होगी +1, उत्तेजित अवस्था +1। तो यहां पर द्वितीय उत्तेजित अवस्था दे रखी है, ना कि द्वितीय कक्षा दे रखी है। तो यहां पर बेटा 2 रख दोगे, +1 रख दोगे, तो आंसर कितना आ गया बेटा 3। तो वो तीसरी कक्षा में ऊर्जा कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो हमारे पास ऊर्जा का जो सूत्र होता है बेटा, टोटल ऊर्जा का, वो होता है -13.6 Z² बटे n²। अब हीलियम के लिए Z का मान कितना होता है बेटा जी, 2। तो यहां पर रखोगे -13.6, 2 का वर्ग करोगे बेटा तो 4 आएगा, और बेटा कक्षा कौन सी आ गई, 3, 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसको आपको हल करके लिखना है, इसको क्या करना है बेटा, आपको हल करके लिखना है। तो यहां पर देखो भाई, हल करने के बाद क्या आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। इसका आंसर आएगा 13.6 गुणा 4 भाग 9। तो हमारे पास आ गया बेटा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो ये हमें दे रखा है बेटा -6.04 विकल्प सी में। तो आप विकल्प सी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है
और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बस थोड़ा सा लॉजिक ये था कि अगर हमें उत्तेजित अवस्था दे रखी होती मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए और उसके लिए हमें कक्षा निकालनी हो तो कक्षा का सूत्र होता था उत्तेजित अवस्था प्लस 1। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है और बोहर त्रिज्या को ए नोट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से 2a नोट की दूरी पर पाया जाता है। अगर वो हमारे पास 1 है, और जब दूरी की बात करें इलेक्ट्रॉन की दूरी, तो हमारे पास सूत्र होता है R बराबर ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर बटे जेड। अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 1, और क्योंकि कक्षा भी 1 है तो R जो है वो ए नॉट इंटू में 1 का वर्ग करोगे 1 करोगे तो R बराबर जो आएगा वो ए नॉट दूरी पर पाया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है बेटा, 2a नॉट दूरी पर पाया जाता है। तो भाई सबसे पहली सही नहीं है पूछा है, तो पहले वाला ही सही नहीं है, तो इसी को आप टिक कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व नाभिक पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। औसतन, क्योंकि देखो भाई प्रायिकता की बात कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं नाभिक के क्लोज रहूं, जितना ज्यादा मैं नाभिक के क्लोज रहूंगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। औसतन स्थितिज ऊर्जा का मान इसकी गति ऊर्जा के मान का 2 गुना होता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहता है नाभिक के पास रहना, तो उसकी प्रायिकता रहती है 1s वाले इलेक्ट्रॉन की कि वो नाभिक में ज्यादा पेनिट्रेट होकर रहे, राइट। आप लोगों ने पेनिट्रेशन पावर पढ़ी होगी, या भाई इसको हिंदी में बोलते हैं विदलन की क्षमता, चलो जो भी है पेनिट्रेशन पावर कहते हैं अंग्रेजी में। औसतन स्थितिज ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा के मान का 2 गुना होता है। मान की बात करी है आप लोगों ने, जब बोहर मॉडल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो माइनस के 2 गुना काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी स्थितिज ऊर्जा वो 2 गुना टोटल ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये दो संबंध आप लोगों ने पढ़े होंगे बेटा बोहर के मॉडल में, जो कि चौथे अवधारणा में आते हैं। तो औसतन स्थितिज ऊर्जा का मान इसकी गतिज ऊर्जा के मान का 2 गुना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ये भी हमारे पास क्या हो गया भाई, सही हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा हमारे पास सही हो गया। अब देखो आगे, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उच्चतम तब होगी जब वह नाभिक से ए नोट दूरी पर होगा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उच्चतम तब होगी जब वह ए नोट दूरी पर होगा। नहीं बेटा, आप लोगों को याद होगा जो कुल ऊर्जा होती है उसको में से देखते हैं कि नाभिक जितना दूर होगा, नाभिक जिससे इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। तो भाई और ए नोट का मतलब क्या हो गया, प्रथम कक्षा। ए नोट का मतलब क्या हो गया, एन का मान 1। तो ये भी क्या हो गई बेटा हमारे पास सही नहीं है, गलत है ये भी। तो अगर ये मल्टीपल सेलेक्टिव है, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा जी ए हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर हमारे पास ए और डी जो है बेटा वो सही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए को भी टिक करेंगे और डी को भी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर कहा गया है यदि एक हाइड्रोजन परमाणु में एन वे बोहर कक्षक में, ठीक है, स्थित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 1.57 पाई ए नोट के बराबर है, तो एन बटे जेड का मान क्या होगा, ये पूछा है। ए नोट बोहर त्रिज्या है। अब यहां पर बोहर मॉडल और बेटा डी ब्रोगली का नाम आ गया है ना, बोहर मॉडल और डी ब्रोगली का नाम आ गया। तो आप लोग जानते हो बोहर मॉडल में जो दूसरी अवधारणा है mvr/h/2 पाई इंटू में n पढ़ा है, और डी ब्रोगली समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है लैम्डा बराबर h/mv। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, h/mv को उधर ले गए तो ये हो गया 2 पाई r बराबर h/mv, h/mv और इंटू में n। तो देखो बेटा एनवी कक्षा के लिए एन बट्टे जेड का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख दोगे लैम्डा बेटा, इसको आपने क्या लिख दिया लैम्डा, और
2 पाई आर का मान होता है बेटा ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर बटे जेड, ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर बटे जेड, ये हो गया हमारे पास लैम्डा इंटू में एन। तो भाइयों हमें एन बटे जेड का मान निकालना है, तो आपने क्या करा, इस एन से बेटा जी ये एन हटा दिया, तो हमारे पास 2 पाई यहां पर हो जाएगा 2 पाई ए नॉट, ऊपर एक एन बचा है नीचे जेड है तो एन बटे जेड और लैम्डा। अब लैम्डा का मान हमें दे रखा है 1.57 पाई ए नॉट, यानी हम इसको जब यहां पर रखोगे इसके आगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई ए नॉट एन बटे जेड बराबर लैम्डा का मान दे रखा है बेटा 1.57 पाई ए नॉट। तो आप लोग एक चीज तो देख लोगे यहां पर कि पाई से पाई कट गया, ए नॉट से ए नॉट कट गया, तो एन बटे जेड का जो मान आया बेटा वो आएगा 1.57 बटे 2, ठीक है, 1.57 बटे 2। तो हमारे पास आया 1.57 डिवाइड बाय 2, तो 0.785, तो 0.785 के नियर बाय नंबर क्या होगा बेटा हमारे पास 2 पाई ए नोट एन स्क्वायर बटे जेड, लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू आपने रखी 1.57। अब ये 57 है या 50 है, आप इसको 50 कर लेना, फिर हमारे पास एग्जैक्ट मैच हो जाएगा ये। तो भाई 1.50 पाई ए नॉट, पाई से पाई कट जाएगा, ए नॉट से ए नॉट, 1.5 बाय 2 हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो 0.75 जो है बेटा वो करेक्ट आंसर दे रखा है डी में, तो आप डी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के समूह के कक्षकों के लिए ऊर्जा का घटता हुआ सही क्रम बताना है। तो अगर मैं ऊर्जाओं की कक्षाओं की बात करूं बेटा, तो आप लोगों को याद होगा n प्लस ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा होती थी बेटा कक्षकों की ऊर्जा या उपकोषों की ऊर्जा, तो कक्षक की ऊर्जा या कक्षक की कुल ऊर्जा जो हम फाइंड करते थे वो हमारे पास n प्लस एल से निकाला करते थे, कि जिसकी n प्लस एल ज्यादा होगा बेटा उसका मान ज्यादा होगा, और जब n प्लस एल बराबर हो जाए तब हम n के हिसाब से देखते थे, ठीक है। यदि n प्लस एल समान हो तब हमारे पास कुल ऊर्जा n के समानुपाती होती थी। तो यहां पर n प्लस एल का मान 3 और l का मान कितना है 0, तो यहां पर n प्लस एल का मान कितना आया बेटा जी 3, यहां पर n प्लस एल का मान कितना आया बेटा 4, यहां पर n प्लस एल का मान कितना आया बेटा जी 4, यहां पर n प्लस एल का मान कितना आया बेटा 5। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे हाईएस्ट ऊर्जा जो होगी वो होनी चाहिए डी की। अब सबसे हाईएस्ट ऊर्जा कहां दे रखी है बेटा डी की, आप कहोगे सर जी इसमें दे रखी है ए में, बाकी और जगह तो है नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। सबसे मिनिमम कहां होनी चाहिए बेटा n प्लस एल, जहां पर कम है यानी 3a, तो a लास्ट में दे रखा है, तो आप लोगों का आंसर जो है वो बेटा a मैच हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम n प्लस एल से हमें निकालना है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी किसकी कम होगी। अब यहां पर 2s कक्षक के लिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r के फलन के रूप में प्रायिकता घनत्व पाई स्क्वायर के लिए निम्नतम में से कौन सा आरेख सही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जब भी हम प्रायिकता घनत्व की बात करते हैं पाई स्क्वायर, तो इसके जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहते हैं, इस वाले मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही रहते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं जाते। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव में गया है तो ये कार्य फलन का जरूर हो सकता है सही ग्राफ, लेकिन ये प्रायिकता का नहीं हो सकता, कार्य फलन पाई स्क्वायर का नहीं हो सकता। अब यहां पर 2s है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग रेडियल नोड निकाला करते थे बेटा, रेडियल नोड निकाला करते थे,
और रेडियन नोड का सूत्र हुआ करता था n माइनस एल माइनस 1। यहां पर n का मान 2 है। s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है बेटा 0, माइनस 1 बराबर 1 आ गया। तो हमें देखना है कि बेटा कोई भी वक्र जो है, जो ग्राफ है, वो एक बार इस वाले अक्ष को कितनी बार, मतलब एक बार टच करता है कि नहीं करता। यहां पर तो एक भी पार्ट टच नहीं करा, तो यहां पर रेडियल नोड है ही नहीं। यहां पर देखोगे एक बार स्टार्ट हुआ, एक बार टच करता है, तो इसका मतलब है यहां पर रेडियल नोड एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर नहीं टच हुआ। यहां पर दो बार टच हुआ, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तो यहां पर रेडियल नोड कितनी होगी बेटा 2। तो 2 इसके साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर जो रेडियल नोड है वो कितनी है बेटा जी 1, और एक वाला जो ग्राफ है वो कौन सा होगा हमारे पास बी। तो आप बी वाले को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उसको बोहर कक्षा कहते हैं। तो भाई ये तो सही बात है, बोहर के अनुसार तो ऐसा ही होता है भाई। कक्षक एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है। बिल्कुल सही बात है कि जो तरंग फलन होता है का वर्क फंक्शन, ये कक्षक को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी सत्य हो गया भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बोहर की कक्षाओं के अस्तित्व को समर्थन मिलता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बोहर की कक्षा के अस्तित्व को समर्थन मिलता है, यह बात भी सही है, सत्य है जी। केवल क्वांटम नंबर n तथा l से परमाणविक कक्षक को अभिलक्षित करते हैं। देखिए भाई, परमाणविक कक्षक के लिए अगर हम मान लो कोई भी परमाणविक कक्षक ले और हमने ये कह दिया भाई 3dz² अपनी तरफ से, तो इसके लिए n का मान भी होगा बेटा कितना 3, l का मान कितना होगा 2, और बेटा आपको पता है जब इसमें -2 -1 0 +1 +2 करोगे तो मान लो अगर ये dz² होता तो इसके लिए m की वैल्यू भी 0 होती। तो किसी भी ऑर्बिटल यानी कक्षक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3, ध्यान रखना, 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या या द्विगुणसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। लेकिन यहां पर दे रखा है केवल क्वांटम संख्या n और l, यानी मुख्य और द्विगुणसी क्वांटम संख्या ही सही काम बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। और हमें क्या चुनना था बेटा? हमें गलत कथन ही चुनना था। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा? हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो डी वाले को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ी मेरी आवाज भारी इसलिए हो रही है क्योंकि रात मैंने क्लास ली थी भाई यूट्यूब वाले, जो उम्मीद की 7-8 घंटे की, तो इसीलिए और कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर विचार करें और समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्म बताएं। मतलब निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर विचार करें, समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के युग्म बताएं। n बराबर समभ्रंश। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भाई, वाह भाई मजे आ गए। चलो होमवर्क करना इसको। माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा कि मैं यहां पर समभ्रंश कक्षकों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप देख लेना कि ये क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत, या मैच द फॉलोइंग। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर बी 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 इन्होंने करा हुआ है और ये ए बी सी है। तो आप एक काम करना दोस्तों, इन वालों को हटा देना, ठीक है, इन वालों को आप हटा देना। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है इसकी सुन लेना, ठीक है। समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित केवल ए बी और सी और डी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं नीचे दी गई है, बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम बताना है, क्या होगा? तो आप लोगों को याद होगा बेटा कि जब हमारे पास कोई कक्षक दे रखे होते हैं और हमारे पास कुल ऊर्जा ज्ञात करनी होती है, तो कुल ऊर्जा समानुपाती होती है n + l के योग के बराबर। और यदि n + l समान हो तब जो कुल ऊर्जा होगी उनकी वो समानुपाती होगी n के। तो बेटा यहां पर सबसे पहले आप n + l का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
तो n प्लस एल में यहां पर l की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है बेटा 3 है, तो n प्लस एल इधर कितना आया बेटा 5। तो यहां पर n प्लस एल कितना आया बेटा 5। यहां पर n प्लस एल कितना आया बेटा 4 और 2 6। यहां पर n प्लस एल कितना आया बेटा जी 4। तो सबसे हाईएस्ट होगी सी की और सबसे मिनिमम होगी बेटा डी की। तो आप लोग देखो डी सबसे पीछे कहां दे रखा है और सी सबसे हाईएस्ट कहां दे रखा है। तो भाई डी सबसे पीछे और सी सबसे हाईएस्ट, तो इसका आंसर सी और डी नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर कॉमन आ गया। जब बी और सी में जब आप ए और बी में कंपेयर करोगे तो यहां पर n प्लस एल बराबर है, और मैंने कहा कि जब n प्लस एल ज्यादा होगा बेटा, n प्लस एल समान हो, तब कुल ऊर्जा n पर निर्भर करती है। तो इसके लिए n प्लस एल क्या है बेटा 5, इसके लिए n प्लस एल कितना है 5, लेकिन b वाले के लिए n का मान 4 है जो इसके 3 से बड़ा है, तो b की ऊर्जा a से ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी बेटा हमारे पास c की, फिर हमारे पास ऊर्जा होगी b की, फिर हमारे पास ऊर्जा होगी a की, और सबसे कम होगी बेटा d की। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये वाला बी वाला, सी हाईएस्ट। अरे चल जा भाई, पेन हैंग हो गया बेटा, एक मिनट देना। हाँ अब ठीक है। सी की सबसे हाईएस्ट होगी, फिर बी की होगी, फिर ए की होगी, और डी की जो होगी वो मिनिमम होगी। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर देखो बेटा, ये क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा आ गया बेटा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आ गया। इन्होंने क्या दिया गया है कि नीचे कुछ धातुओं के कार्यफलन वर्क फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग। उन धातुओं की संख्या को उन पर गिरने वाले 400 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। जहां पर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, ई की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये सब कुछ दे रखा है, और हमें बताना है कि इनमें से कितनी धातुएं हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है इसको कैलकुलेट कर लें। तो जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा होगी ई टोटल, ये हमारे पास जब तरंग दैर्ध्य दे रखा होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं एच सी बटे लैम्डा। ठीक है, एच सी बटे लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, और भाई स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा कितनी 400 नैनोमीटर, यानी 400 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर में आ गया। अब क्योंकि ये मान हमारे पास जूल में आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट है, और ये वैल्यू हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में अगर आपको जूल में कोई मान आया और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको ई से भाग कर देना। ई मतलब आवेश से भाग कर देना इलेक्ट्रॉन के। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10 की पावर, अब इसको 10 की पावर ये हो जाएगा 10 की पावर 8 इधर है बेटा, पहले तो देखो 9 है। ठीक है, 9 आपने यहां पर काट दिया तो 10 की पावर कितना हो गया बेटा माइनस के 25। ठीक है, फिर ये 8 है, 8 प्लस है और इधर कट जाएगा 10 की पावर माइनस के 17, इतना हो गया। तो 6.6 आपने रखा ऊपर, 10 की पावर माइनस 17 रख दिया ऊपर, और 3 भी लिखा हुआ था बेटा यहां पर, और यहां पर 400 हो जाएगा इनटू में ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो आप अगर ध्यान से देखो ये 2 जीरो गई तो यहां पर 10 की पावर माइनस के 17 हो जाएगा, फिर ये पूरा 10 की पावर माइनस 17, 10 की पावर माइनस 17 कट जाएगा। अब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 6.6 इंटू में 3 अपॉन में 4 इंटू में 1.6। इस पॉइंट से बेटा जी ये पॉइंट भी गया। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया भाई 66 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 16, तो 3.09 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप लोगों को एक बात पता होगी बेटा, यदि ई टोटल यानी आने वाली ऊर्जा वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड ऊर्जा से ज्यादा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित होगा, ध्यान रखना भाई। तो यहां पर बेटा देखो ये जो 3.09 है इसकी वैल्यू
इससे तो बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। क्या 3.7 से बड़ी है? नहीं। क्या 4.8 से बड़ी है? नहीं। क्या इससे बड़ी है? नहीं है। इसका मतलब है कि 3 मेटल ऐसी हैं जिनसे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित हो सकता है, और 3 ऐसी है बेटा जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं हो सकता। अब क्योंकि यहां पर धातुओं की गणना करनी थी, हमें संख्या बतानी थी कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 3। 3 ऐसी मेटल हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा जी? 3। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, यस और नो? ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता हुआ ये, इन्होंने कहा कि सोडियम धातु का कार्यफलन 4.41 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल है। यदि तरंग दैर्ध्य 300 नैनोमीटर के फोटोन धातु पर आपतित होते हैं तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का मान आपको बताना है, जबकि 10⁻21 उन्होंने दे रखा है, बस इतना हिस्सा बताना है। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा होती है ई टोटल, वो बराबर होती है कार्यफलन और प्लस के काइनेटिक एनर्जी के। हमें अगर काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है तो वो होगा ई टोटल माइनस के वर्क फंक्शन। तो ई टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास? सोडियम धातु का कार्यफलन दे रखा है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा हम लोग लिखेंगे Hc बटे लैम्डा, माइनस कार्यफलन दे रखा है 4.41 गुणा 10 की घात माइनस के 19। राइट बेटा? तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? H की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6.63 गुणा 10 की घात माइनस के 34। C का मान दे रखा है बेटा 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 300 नैनोमीटर है, तो 10 की पावर माइनस के 9 हो जाएगा भाई। 10 की पावर माइनस के 9 हो गया, और माइनस के 4.41 गुणा 10 की घात माइनस के 19 हो गया। देखिए भाई, जब आप इसको हल करोगे तो पहले तो एक चीज बताऊं, इन दो जीरो से आप इसको 10 की पावर माइनस 7 कर देना, 2 पावर कम हो गई। 10 की पावर 7 को पूरा गायब कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 27। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 10 की पावर माइनस के 27 आ गया। फिर आप देखोगे 10 की पावर 8 और 10 की पावर, तो यहां पर बचेगा 10 की पावर माइनस के 19। अब 10 की पावर माइनस 19 इधर भी है, 10 की पावर माइनस 19 इधर भी है, तो आप कॉमन ले सकते हो बेटा। 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा बेटा? 6.63 इंटू में 3, और नीचे यहां पर भी 3 था, तो आप यहां पर 3 से क्या कर सकते हो? 3 कैंसिल कर सकते हो, तो लो ये भी गायब हो गया। 6.63 माइनस 4.41, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है बेटा 6.63 माइनस 4.41, तो हमारे पास 10 टू दी पावर माइनस के 19 इंटू में 2.22। अब इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो बेटा? 10 की पावर माइनस 21 जूल में कन्वर्ट करना है। तो अगर इस पॉइंट को दो स्थान में इधर ले जाऊं तो हमारे पास 222 हो जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस के 21 जूल भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा 222 यानी 222। इस ऑर्डर में अगर हमें निकला हो, जो भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गति ऊर्जा। ठीक है, तो 222 जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसी को हमें टिक करना है और आगे बढ़ना है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा कि n से n प्लस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसकी ऊर्जा दे रखी है। ठीक है, लिथियम 2 प्लस के nth कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 1.47 गुणा 10 की घात माइनस के 17 जूल ऊर्जा वाली विकिरण के उपयोग में n+1 कक्षा में उत्तेजित किया जाता है। तो जैसे ही चित्र में दिखाया गया है, n का मान बताना है, क्या होगा? रिडबर्ग कांस्टेंट दे रखा है 2.18 गुणा 10 की घात माइनस के 8। देखो, जैसे हम लोगों के पास ऊर्जा का एक सूत्र होता था, अगर आपको याद हो, डेल्टा ई, जब भी ऊर्जा में परिवर्तन होता था तो यहां पर लिखते थे हम लोग 2.18 इंटू में 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, और यहां पर लिखते थे बेटा हम लोग क्या? जेड स्क्वायर 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, ये मान होता था बेटा हमारे पास। अब जो ऊर्जा का मान है वो इन्होंने दे रखा है 1.47 इंटू 10 की पावर माइनस के 17। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर एक पॉइंट ले आओ तो 14.7 हो जाएगा,
तो 14.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर देखना Z की जो वैल्यू होगी बेटा लिथियम के लिए वो कितनी होगी बेटा 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 9। अब एक को तो हमने n1 को मान लिया हमने n, इसको हमने मान लिया n और ऊपर वाला क्या हो गया n+1 का होल स्क्वायर। तो इसको आपने मान लिया बेटा n स्क्वायर माइनस इसको मान लिया आपने n+1 का होल स्क्वायर। राइट, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे 14.7 डिवाइड 2.18 तो ठीक है, तो इधर हमारे पास आएगा बेटा 6.74, 9 भी इधर ले आए हम लोग। ठीक है, डिवाइड बाय 14.7 देखो 14.7 डिवाइड बाय 2.18 और 6 डिवाइड बाय 9। ठीक है भाई, डिवाइड बाय 9 और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 1 बाय n का स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा तो 0.75 आएगा बेटा। क्या आ गया इसकी वैल्यू 0.75 बराबर 1 बाय n का स्क्वायर माइनस 1 बाय n+1 का होल स्क्वायर। अब 0.75 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 0.75 को लिख सकते हो आप 3/4। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बेटा 3/4 बराबर 1 बाय n का स्क्वायर माइनस 1 बाय n+1 इसका होल स्क्वायर। तो बेटा अगर यहां पर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका एलसीएम ले लेना और n की वैल्यू निकाल लेना। तो हम लोगों ने क्या करा भाई 3/4 ऐसे लिखा बराबर n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया बेटा, और n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऐसे कर दिया। तो भाई ये हो गया 3/4 बराबर, इसको लिखेंगे आप लोग n स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 2n माइनस के n स्क्वायर, और यहां पर बेटा n स्क्वायर सेम, और इसको हमने ऊपर नहीं लिखा है अभी n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इससे जो है ये कट जाएगा, फिर 1 + 2n इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आगे। तो भाई इसको आगे मैथमेटिक्स से सॉल्व करके, मतलब अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हेल्प लेकर n की वैल्यू जो है फाइंड करनी है और कमेंट बॉक्स में जो है मुझे आंसर बताना है। तरीका मैंने आपको सिंपली बता दिया कि डेल्टा ई होता है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। यहां पर z स्क्वायर जरूर रखेंगे क्योंकि जो भी हमारे पास स्पीसीज होता है उसका एटॉमिक नंबर यहां पर यूज होगा। टोटल चार्ज 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, यानी यहां पर वैल्यू हमारे पास जो नीचे वाली कक्षा होती है वो n1 होती है और जो ऊपर वाली होती है बेटा वो n+1 होती है। तो वैल्यू रख के इसको बस आपको सॉल्व करना है और n की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर है। इस इलेक्ट्रॉन द्वारा तलस्थ यानी ग्राउंड स्टेट अवशोषित ऊर्जा इसके परमाणु के पलायन के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, यानी आयन ऊर्जा की बात कर रहा है, कितने गुनी होगी। ठीक है भाई, देखिए बेटा अगर जूल में की बात करें, ठीक है, सिंपली अगर हम लोग कंपेयर करें पलायन वाली ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो जो ऊर्जा होती है हमारे पास आयनन ऊर्जा, अगर हम जूल में कैलकुलेट करें हाइड्रोजन की, तो दैट विल बी 2.18 इंटू में 2 प्लस का साइन होता है यहाँ पर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 और बेटा z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहता है और उसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है बेटा, तो उसकी जो आयनन एनर्जी होगी बेटा हाइड्रोजन की वो होगी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये तो हो गई इतनी। अब इससे आपको एनर्जी निकालनी है, तो इससे जब आप एनर्जी निकालोगे E, तो हमारे पास hc बटे लैम्डा का यूज करना है।
एच की वैल्यू होगी 6 दे रखी है क्या, हाँ 626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। सी की वैल्यू होगी बेटा कितनी, सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास, 3 इंटू में 10 की पावर 8 नहीं दे रखी तो यही यूज करेंगे, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। तो सिंपली अगर आप लोग देखोगे यहां से आप इसको ऐसे निकाल लेना भाई, ठीक है, और यहां पर 10 की पावर माइनस कितना हो गया बेटा 16, कितना बचेगा 8 गए ना 34, 26, फिर ये 10 की ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 16। अब 3 के पहाड़ा चल गया तो बेटा यहां पर 1.1, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर 6.626 अपॉन 626 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 आएगा बेटा। यहां पर 10 की पावर माइनस के 18 है, इसको सॉल्व करके 10 की पावर माइनस के 18 ऑर्डर में आपको लेके जाना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद बस ये बताना है कि जो पलायन की ऊर्जा होगी, आवश्यक ऊर्जा, मतलब ये वाली जो आयनन ऊर्जा होगी उस वाली ऊर्जा से कितनी ज्यादा है। तो आपके पास जो है जो रेशियो आ जाएगा वो गुनी मतलब निकल के आ जाएगा। तो इसके जो आगे का पार्ट है बेटा वो आप लोग खुद करेंगे, हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कराए, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये वाली वो ऊर्जा है जो हम लोग उसको दे रहे होंगे, मतलब फोटोन उसको ऊर्जा दे रहा होगा बाहर निकालने के लिए, निकाल लोगे। यहां पर आयनन ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 जब जूल में हम निकालते हैं, जूल प्रति एटम में, है ना, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू निकाली, वो वाली वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वहां पर लिख देंगे, ठीक है भाई। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बने होंगे। तो आराम से पढ़िए, मजे लेते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।